हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू गार्गी क्लासेस। डेट आज की 2 अप्रैल 2021 और इंडियन एक्सप्रेस के एडिटोरियल और आइडिया पेज से देख लेते हैं इंपॉर्टेंट आर्टिकल जो अभी हम डिस्कस करने वाले हैं। फर्स्ट आर्टिकल जिसका जिस्ट मिलेगा आपको यहाँ पर वो है एन अनमूविंग टारगेट। अभी जो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी को आरबीआई के अंडर में जो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी काम करती है उसको जो 4+-2% का इन्फ्लेशन टारगेटिंग दी हुई है उस टारगेटिंग को चेंज करने का कोई मानस नहीं है सेंट्रल गवर्नमेंट का। इसी को लेकर के ये आर्टिकल है कि ये अनमूविंग टारगेट रखा गया है चाहे पेंडेमिक का असर आ गया। तो इससे क्या होगा कि आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी ने जब से 2016 से ये टारगेटिंग दी गई है तब से काम करना शुरू किया ना, तो इन्फ्लेशन को ये कंट्रोल करने में बहुत सक्सेसफुल रहे हैं। तो इसमें इकोनॉमी में कहीं ना कहीं फ्लक्चुएशंस या और दूसरी वल्नरेबिलिटीज़ नहीं आ पाई है। तो इसको कहीं ना कहीं प्रेज कर रहे हैं, अच्छा बता रहे हैं एडिटर। ठीक है, इस आर्टिकल को आप कनेक्ट कर सकते हो जीएस पेपर 3 के साथ में, राइट। तो इसमें बेसिकली आपको खुद को ही पढ़ना है। मेन चीज़ जो थी वो यही कि टारगेट जो है वो 4+-2% का रखा हुआ है। सेंट्रल गवर्नमेंट ने दिया किसको? मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी को। और मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी ने जब से काम करना शुरू किया है 2016 से, तब से इन्फ्लेशन को ईजिली टारगेट कर पाई है। आप देखोगे जब से ये इन्फ्लेशन टारगेटिंग की गई है उसके पहले हमारे यहाँ पर इन्फ्लेशन हुआ करती थी 7% से भी ज़्यादा, जो कि अभी कंट्रोल में पूरा कंट्रोल में रही है। इन्फ्लेशन स्टेबिलिटी की रेंज में रही है, वो भी 6% से कम। तो इस तरीके से क्या हो गया है कि एक तो क्या हो गया, जब इन्फ्लेशन कंट्रोल में रहती है ना तो कोई भी पॉलिसी प्लान फॉर्मुलेट करने में प्रॉब्लम नहीं आता पॉलिसी मेकर्स को, और उसको जब इंप्लीमेंट करता है तो आउटकम भी डेफिनेटली मिलता है। पर हाँ, एक चीज़ ठीक है कि 2016 के बाद में जब से मॉनेटरी पॉलिसी ने काम करना शुरू किया है इस इन्फ्लेशन टारगेटिंग के बेसिस पे, तब से केवल पेंडेमिक के पीरियड को अगर हम निकाल दें तो इन्फ्लेशन बहुत हद तक इस रेंज में रही है। रेंज क्या हो गई यहाँ से 2 से 6% की। अच्छा, डिमांड भी बहुत की जाती है कि भाई जो कोर इन्फ्लेशन है, रिटेल कोर इन्फ्लेशन है, उस पर आप रिलाई करो बजाय कि हेडलाइन इन्फ्लेशन। अगर हेडलाइन इन्फ्लेशन और कोर इन्फ्लेशन में आप कंपैरिजन करो तो हेडलाइन इन्फ्लेशन में आ जाती है फूड एंड फ्यूल की जो इन्फ्लेशन है वो भी कंसिडर होनी शुरू हो जाती है, ओवरऑल इकोनॉमी की जो भी रिटेल इन्फ्लेशन है उसके साथ में, जबकि कोर इन्फ्लेशन में आप फूड एंड फ्यूल इन्फ्लेशन को निकाल देते हो। तो अभी हमारे यहाँ पर हेडलाइन इन्फ्लेशन के टारगेटिंग के बेसिस पे काम किया जाता है मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के द्वारा। तो एक ये डिमांड भी आ रही है कि कोर इन्फ्लेशन की तरफ आप जाना शुरू कर दो। तो बेसिकली ये कुछ चीज़ें पॉइंट्स हैं इस आर्टिकल के अंदर। एक बार आप पढ़ोगे सब कुछ एक बार रिवाइज हो जाएगा, तो आप जीएस पेपर 3 के पॉइंट ऑफ व्यू से इसको रीड आउट कर सकते हो। इसके अलावा ये आर्टिकल बताया जा रहा है सेकेंड कोविड टेस्ट। अभी कोविड-19 के केसेस फिर से बढ़ने लग गए हैं। कोविड वैक्सीन भी कहीं ना कहीं लगातार थर्ड फेज कल से स्टार्ट हो चुका है कोविड वैक्सीनेशन का। तो उसी से रिलेटेड आर्टिकल है, ज़्यादा कुछ काम का लगा नहीं, तो हम इसकी बजाय कुछ और इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स डिस्कस करेंगे। जैसे कि यहाँ पर आप देखो नंबर 1 कि लैंड रिकॉर्ड्स की मेंटेनेंस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है अगर हम रूरल इकोनॉमी को स्ट्रॉन्ग बनाना चाहते हैं, अगर फार्मर्स को हम वाकई में एक फॉर्मल इकोनॉमी में पार्टिसिपेट करने के लिए एनकरेज करना चाहते हैं। इस आर्टिकल को हम कनेक्ट करेंगे जीएस पेपर 3 के साथ में, एग्रीकल्चर वाला जो पॉइंट है ना उसके साथ में। इधर आप देखोगे सिक्योरिंग ट्रस्ट, ब्राज़ील का जो रेगुलेटर है, हेल्थ रेगुलेटर एनवीजा, उन्होंने भारत बायोटेक की जो वैक्सीन है कोवैक्सीन, उसको अभी एक्सेप्ट करने से मना किया है कि भाई हमारे यहाँ पर कुछ सिक्योरिटी कंसर्न्स हैं, हेल्थ इश्यूज़ हैं, तो उसके चलते हम अभी जल्दी से एक्सेप्ट नहीं करेंगे। ठीक है, बोलो वैक्सीन में कुछ कमियां हैं ऐसे करके। तो ये न्यूज़ तो कल आ गई थी, बट इसके बारे में बताया जा रहा है कि क्या फ़ायदा है क्या नुकसान है, तो हमारे लिए इतना इंपॉर्टेंट लगा नहीं, आप खुद से देख लेना। बाकी हम इस पेज से देखेंगे ये वाला आर्टिकल। इसके अलावा आइडिया पेज से हम 2 आर्टिकल्स डिस्कस करेंगे। पहला तो नेट ज़ीरो एंड क्लाइमेट इनजस्टिस। इसमें आप देखोगे नेट ज़ीरो, दैट मीन्स क्लाइमेट से एसोसिएटेड चीज़ आ गई, और क्लाइमेट कंजर्वेशन वाला जो पॉइंट है वो आप जीएस पेपर 3 से कनेक्ट कर सकते हो, और साथ में इनजस्टिस की बात आ गई तो जीएस पेपर 4 के साथ में भी आप इसको कनेक्ट कर पाओगे। क्लाइमेट जस्टिस, क्लाइमेट इनजस्टिस की बात की जा रही है। अच्छा आर्टिकल है, देखेंगे इसको डिटेल में। तीसरा आर्टिकल हम डिस्कस करेंगे ये वाला, प्राइवेट कैंपस और पब्लिक सरेंडर। एजुकेशन से रिलेटेड ये आर्टिकल है,
और इसमें जो प्राइवेटाइजेशन हो चुका है एजुकेशन का 1990s के बाद में, तो उसके क्या नुकसान देखने को मिल रहे हैं हमें जानेंगे इस आर्टिकल के थ्रू। इसको भी आप जीएस पेपर 2 के साथ कनेक्ट कर पाओगे, एजुकेशन वाला जो पॉइंट है उसके साथ में, ठीक है। और ये लास्ट जो आर्टिकल है नीचे ही नीचे, जिसमें ये आर्टिकल लिखा है इटली के जो एम्बेसडर हैं इंडिया में उनके द्वारा, तो वो बोल रहे हैं इंडिया और इटली कॉपरेट कर सकते हैं बहुत सारे इश्यूज़ में, और इसमें पेंडेमिक में अपने आप में बहुत बड़ा चैलेंज है, इसमें भी कॉपरेशन देखने को मिल सकता है। तो दोनों देखो G20 के मेंबर हैं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल को टारगेट लेकर के चल रहे हैं, पेरिस क्लाइमेट चेंज के सिग्नेटरीज भी हैं, तो साथ में मिलकर के काम कर सकते हैं। तो बेसिकली ये आर्टिकल आप जीएस पेपर 2 के साथ में कनेक्ट कर सकते हो, बट आपको खुद को ही ये पढ़ना पड़ेगा। ओके, अब चलते हैं जो हमारे 3 इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं उनको डिटेल में रीड आउट करने के लिए। फर्स्ट आर्टिकल है अ हेल्थ वार्निंग ऑन लैंड। आर्टिकल लिखा है प्रेरणा प्रभाकर के द्वारा। देखो, रूरल पुअर्स की अगर बात करें तो अगर उनकी सिग्निफिकेंस पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो उनके पास में एसेट क्या होता है, उनकी लाइवलीहुड के लिए क्या होती है उनके पास में, एक छोटा सा ज़मीन का टुकड़ा। अब आप देखो कि जब से हमारे यहाँ पर लॉकडाउन लगा कोरोना वायरस के चलते, क्या हुआ, इनफॉर्मल जॉब्स की कमी आई अर्बन एरियाज़ में, और जो लोग इनफॉर्मल जॉब्स कर रहे थे यहाँ पर अर्बन एरियाज़ में, उनका हुआ रिवर्स माइग्रेशन और वो घर पे चले गए। घर पे जा कर के अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए उन्होंने क्या शुरू की, फिर से खेती बाड़ी शुरू कर दी। अब खेती बाड़ी अगर शुरू कर दी है तो उस केस में क्या ज़रूरत पड़ती है कि उनको सस्ते में लोन अवेलेबल हो, नहीं तो फिर वही प्रॉब्लम कि जो मनी लेंडर्स हैं वो बहुत ज़्यादा ब्याज दरों के ऊपर, एग्जॉर्बिटेंट इंटरेस्ट रेट्स के ऊपर लोन देंगे और उसको चुकाना उनके लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। तो यहाँ पर लाइवलीहुड की रियलिटी को हम अगर अंडरस्टैंड करें तो लैंड ऑनरशिप क्लियर होनी ज़रूरी है कि कौन सी ज़मीन किस किसान के नाम पर है, क्योंकि जब लैंड ऑनरशिप क्लियर होगी तभी जो गरीब लोग हैं जो फिर से गांव में पहुंच चुके हैं वो सरकारी दफ्तरों से या सरकारी जो भी स्कीम्स है उनका फ़ायदा उठा सकते हैं, या फिर आप कह सकते हो कि कहीं लोन की ज़रूरत पड़े फॉर्मल इंस्टीट्यूशन से, चाहे वो बैंक हो या फिर कोई कोऑपरेटिव सोसाइटी हो, उनसे फ़ायदा उठा पाएंगे। तो इसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आ गई लैंड रिकॉर्ड्स की मेंटेनेंस। अगर हम देखें ना लैंड रिकॉर्ड्स की मेंटेनेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो 1980 के दशक से ही ये चीज़ शुरू हो चुकी थी और आज कितने साल बीत गए हैं, लगभग 40 साल हो गए हैं, अभी भी फाइनल जो ऑब्जेक्टिव है वो अचीव नहीं हो पाया है। कंक्लूसिव लैंड टाइटल्स अभी भी फाइनलाइज नहीं हो पा रहे हैं कि कौन सी ज़मीन का टुकड़ा का मालिक कौन बनता है। ठीक है, गवर्नमेंट ने अपनी तरफ से इंडियाज़ डिजिटल इंडिया लैंड रिकॉर्ड्स मॉडर्नाइजेशन प्रोग्राम शुरू किया, जो कि अभी रीसेंट एफर्ट है गवर्नमेंट का, इसके बाद में अभी कोई एफर्ट नहीं लगाए गए हैं। तो इसको हम आगे बढ़ेंगे DILRMP। तो इसमें क्या किया जा रहा है कि लैंड रिकॉर्ड्स को डिजिटाइज्ड, मतलब एक प्लेटफॉर्म और उसके ऊपर लॉगिन कर दिया जाएगा, उस लैंड एरिया की पूरी डिटेल इन्फॉर्मेशन डाल दी जाएगी विद ऑनरशिप, कि भाई ऑनरशिप किसके हाथ में है वो भी डिटेल मिल जाएगी। बट आप देखोगे लैंड रिकॉर्ड की ये जो डिसमेल स्टेट है ना, मतलब निराशाजनक जो परिस्थिति बनी हुई है, ये कहीं ना कहीं इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन के फेलियर को बताती है कि आज भी ब्रिटिश इरा लैंड पॉलिसीज के दिमाग में रख करके हम काम करना चाह रहे हैं कि बस टैक्स मिल जाएगा तो हम प्रॉपर्ली मेंटेन करेंगे। क्योंकि ब्रिटिशर्स ने जो डिफरेंट जो टैक्स लगा रखे थे, जैसे आप पढ़ते हो मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री में, कभी हम देखते हैं कि मालवाड़ी लगा रखी है, कहीं पे रेयतवाड़ी, कहीं पे ज़मींदारी, ये अलग अलग सिस्टम जो टैक्सेशन के लगा रखे थे, तो वहाँ पर तो लैंड रिकॉर्ड मेंटेन करके रखते थे वो, पर आज एग्रीकल्चर को फ्री कर रखा है टैक्सेशन से, तो लैंड रिकॉर्ड मेंटेन ही नहीं रखे जाते हैं। तो ब्रिटिश एरा की जो सोच है ना, उसको छोड़ने की ज़रूरत है इंडियन ब्यूरोक्रेसी को। इसके अलावा लैंड रिकॉर्ड रेगुलेशन बहुत ज़रूरी है, पॉलिसीज़ बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि यूनिफॉर्म बनाई जाए। आज अलग अलग स्टेट और अलग अलग यूनियन टेरिटरीज़ में ये रेगुलेशन और पॉलिसीज़ बहुत ज़्यादा वेरी करती है, बहुत ज़्यादा चेंजेस हैं इसमें। हमें एक कॉम्प्रिहेंसिव अंडरस्टैंडिंग लानी चाहिए कि लैंड रिकॉर्ड अगर इंडिया में एक स्टैंडर्ड मैनर में काम करेगी तो उससे क्या हो जाएगा कि एक प्लेटफॉर्म उसको समझना आसान रहेगा। और उसकी आसानी का फ़ायदा क्या होगा कि सेंट्रल गवर्नमेंट भी अगर कोई पॉलिसी बना रही है ना, तो उसका फ़ायदा एक लाइन में लगे हुए पिछले से पिछले बंदे को भी फ़ायदा मिल सकेगा उस स्कीम का। तो बेसिकली DILRMP जो है वो कहीं ना कहीं एक कॉमन फ्रेमवर्क तो अवेल कराता है
कि लैंड रिकॉर्ड्स को मैनेज प्रॉपर्ली किया जाए और सभी यूटीज और सभी स्टेट्स जो हैं वो होमोजेनसली रिकॉर्ड को मेंटेन करें। इससे अंडरस्टैंडिंग अच्छी बनेगी। बट प्रॉब्लम क्या है, हमारे यहाँ पर हेट्रोजीनस नेचर है, बहुत ज़्यादा हमारे यहाँ पर रेगुलेशन और गाइडलाइंस हैं वो बहुत ज़्यादा वेरी करती है। तो इसको ध्यान में रखने के लिए, इस चीज़ को समझने के लिए हमें कहीं ना कहीं और भी मेहनत करने की ज़रूरत है। ब्यूरोक्रेसी को, अपनी जो पुरानी आदतें हैं उससे बाहर निकलने की ज़रूरत है। यहाँ पर राइटर बोल रही हैं कि NCAER इसका मतलब हो गया नेशनल काउंसिल फॉर अप्लाइड इकोनॉमिक्स एंड रिसर्च। ठीक है, तो इन्होंने अपनी तरफ से एफर्ट किया है कि लैंड रिकॉर्ड्स को अब प्रॉपर्ली मैनेज किया जाए और उसके लिए इन्होंने एक सर्विस इंडेक्स शुरू किया है। तो इसको हम बोलेंगे NLRSI, 2020 में स्टार्ट किया है इसको। तो इसमें बेसिकली स्टेट्स की इंडेक्सिंग की जाती है और उस इंडेक्सिंग में ये देखा जाता है कि स्टेट्स जो अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं उन इंडिकेटर्स में उनको अच्छी रैंक दे दी जाए। वहाँ पर दो जो ब्रॉड जो डायमेंशन है ना, जिनके बेसिस पे ये जो कैटेगराइजेशन किया जा रहा है स्टेट्स का, एक तो ये है लैंड रिकॉर्ड का डिजिटाइजेशन और दूसरा लैंड रिकॉर्ड की क्वालिटी क्या है, कितनी इंफॉर्मेशन है, कितनी एक्यूरेसी है पूरी इंफॉर्मेशन में। तो इन दोनों चीज़ों के बेसिस पे रिकॉर्डिंग मतलब स्टेट्स को रैंकिंग दी जाती है। आज देखो पेंडेमिक आ गया, फिर भी बहुत सारे स्टेट्स ने इतना अच्छा परफॉर्म किया है कि एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ बता रही हैं कि बिहार जो कि इस इंडेक्स में जब रजिस्टर हुआ था तब 23वीं रैंक पे आ रहा था, जो कि आज बहुत अच्छा परफॉर्म करते हुए कौन सी पोजीशन पे पहुंच गया है, 8वीं पोजीशन पे। तो ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि इस तरीके के कदम उठाए जा रहे हैं। ठीक है, दूसरी तरफ आप देखोगे डिफरेंट स्टेट और यूटीज़, इनको अगर एक सेम प्लेटफॉर्म पे लेकर के आएंगे तो इनके बीच में क्या होगा, एक तो क्या होगी कि दूसरे स्टेट्स की जो बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं उनको मतलब एक दूसरे से लर्न कर सकते हैं वो, और फिर वो अपने हिसाब से इजीली अप्लाई भी कर पाएंगे। तो यूनिफॉर्मिटी या फिर हम कह सकते हैं होमोजिनिटी अगर आ जाएगी ना, होमोजीनस अगर रेगुलेशंस रूल्स बन जाएंगे तो उसके लिए बड़ी आसानी बन जाएगी फिर बाद में इन लैंड रिकॉर्ड्स को डिजिटाइज करना, मतलब इनका डिजिटल रिकॉर्ड तैयार करना और इनकी क्वालिटी को इंप्रूव करना। ठीक है, पर ये जो कुछ भी करना है इस पूरी मुद्दे में, जैसे DILRMP, इसमें जो लैंड रिकॉर्ड मेंटेनेंस है इसके सामने अभी भी बहुत सारे चैलेंजेस बचे हुए हैं। ऐसा नहीं है कि केवल एक बार एक आपने प्लेटफॉर्म तैयार कर दिया और वो प्लेटफॉर्म पे स्टेट्स को रजिस्टर करते ही बड़ा आसान काम हो गया। जी नहीं, यहाँ पर क्या है सबसे बड़ी प्रॉब्लम, वो ये कि लगातार लैंड रिकॉर्ड्स को अपडेट करने के लिए जो स्किल मैन पावर की ज़रूरत है उसकी कमी है हर एक डिपार्टमेंट में। एक तो कमी ये आ गई है, दूसरी कमी कि अलग अलग डिपार्टमेंट्स के बीच में जो सिनर्जी आनी चाहिए, जैसे रेवेन्यू डिपार्टमेंट हो गया या फिर जो टेक्सचुअल रिकॉर्ड डिपार्टमेंट है, उनके बीच में कोई सिंक्रोनाइजेशन नहीं है, कोई कोऑर्डिनेशन नहीं है। ऐसे ही सर्वे और सेटलमेंट डिपार्टमेंट और उसके अलावा जो रजिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट है उनके बीच में कोई कोऑर्डिनेशन देखने को नहीं मिलता। ऐसे ही रिस्पॉन्सिबिलिटी जो रजिस्टरिंग लैंड की है, मतलब लैंड को रजिस्टर करना है, मतलब एक तरीके से उनके बीच में कोई इंटीग्रेशन नहीं है, उनके बीच में एक प्रॉपर सिंक्रोनाइजेशन देखने को नहीं मिलता है। और इस चीज़ को हम समझ सकते हैं कि आप देखो कि एक बार टेक्सचुअल रिकॉर्ड को आपने सर्वे से अगर मैच किया कि जो बंदे इंडिविजुअल जाकर के, जिस सर्वे डिपार्टमेंट के लोग जाकर के देख कर के आ रहे हैं कि कौन सी ज़मीन किसके नाम पर है और उन्होंने लिख लिया अपने रिकॉर्ड में, और लाकर के जब रजिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट को उन्होंने वो इन्फॉर्मेशन डाली तो वो इन्फॉर्मेशन मैच ही नहीं कर रही है। तो इस तरीके की जो मिसमैचिंग है ना, वो भी बहुत बड़ा हर्डल है। तो स्किल मैन पावर की कमी, और एक हो गया क्या, ये मिसमैचिंग या फिर सिनर्जी की कमी इंटर डिपार्टमेंटल पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए तो देखो ये कुछ ऐसे इश्यूज है। देखो चैलेंजेस अगर पता पड़ गए ना तो आप सोल्यूशन निकाल सकते हो इसके लिए। अच्छा, इसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पर बता रहे हैं कि हम इस चीज़ से आइडिया लगा सकते हैं कि एक बंदा अपनी ज़मीन को दूसरे बंदे को बेचता है, तो जैसे ही बेचेगा तो वो बी जो है ना वो इस ज़मीन का कराएगा रजिस्ट्रेशन, और रजिस्ट्रेशन कराने के बाद में जो नाम ट्रांसफ़र होता है ना, नेम का जो ट्रांसफ़र हो जाएगा, वो एक ही जगह पे अब उस ज़मीन के रिकॉर्ड में नाम किसका लिखा जाएगा, बी का। तो इसको बोल दिया जाता है म्यूटेशन। आप देखोगे कि रजिस्ट्रेशन होने के बावजूद भी म्यूटेशन में टाइम बहुत ज़्यादा लग रहा है, इसको बोलते हैं नामांतरण हिंदी में।
ठीक है, आप अगर थोड़ा बहुत भी ज़मीनों के लेन देन से संबंधित मतलब थोड़ा जानकारी रखते हो तो म्यूटेशन आराम से समझ गए होंगे कि नामांतरण में इतना ज़्यादा डिले हो जाता है और ये अलग अलग स्टेट्स की अलग अलग प्रॉब्लम है। तो आप इस चीज़ को ऑनलाइन म्यूटेशन में क्यों नहीं कन्वर्ट कर देते जी, कि हाँ ज़मीन जो बेची गई ए से बी को, तो वो वहीं पे ऑनलाइन ट्रांजैक्शन हो गया, तो वहीं की वहीं पे म्यूटेशन हो जाएगा ना 1 सेकंड में ही। तो ऑनलाइन काम किया जा सकता है, हम टेक्नोलॉजी का यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा जो वीक लिंकेजेस है ना, कि चाहे वो रेवेन्यू डिपार्टमेंट हो, चाहे सर्वे सेटलमेंट डिपार्टमेंट हो, इन वीक लिंकेजेस को हमें स्ट्रॉन्ग करने की ज़रूरत है, इंटर डिपार्टमेंटल कोऑर्डिनेशन लाने की ज़रूरत है। आज हमारे यहाँ पर जो डाइवर्जेंस देखने को मिलता है ना, लैंड एरिया की बात करो, अब लैंड एरिया तो कितना है, और उसके बाद में उस लैंड एरिया की इंफॉर्मेशन को आपने जो टेक्स्ट के तौर पे लिखा है कि हाँ जी पूर्व देखता हुआ ये प्लॉट है, इसके पश्चिम में इसका मकान है, इसके दक्षिण में इसका मकान है, ऐसे करके ये वो जो डिटेल लिखी जाती है, इनमें भी मिसमैचिंग देखने को मिलती है। तो ये जब लैंड रिकॉर्ड से प्रॉपरली नहीं तैयार होंगे तो फिर एक किसान या फिर कोई भी बंदा अगर अपनी ज़मीन की ऑनरशिप को ध्यान में रख करके कोई फ़ायदे उठाना चाहता है सरकारी स्कीम्स का, तो वो कैसे उठा पाएगा। तो ये चीज़ करनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आज जो ये जो बोल रहे हैं ना कि जो NCAER का जो हमारा खुद का रिसर्च है, हमारी खुद की जो एनालिसिस है, उससे अगर प्रॉपरली काम किया जाए तो स्टेट्स के साथ में जब हमने काम किया, जैसे बिहार ने अपने आप को बहुत ज़्यादा इंप्रूव किया, 23वीं रैंक से 8वीं रैंक पर आ गया, तो बोलो वहाँ पर रिसेप्टिवनेस भी देखी गई है कि स्टेट्स भी इंप्रूव करना चाहते हैं, ऐसी बात नहीं करना चाहते, बट उनके लिए वहाँ पर थोड़ा एनकरेजमेंट होने की ज़रूरत है। जो इनहेरिटेंट स्ट्रक्चरल रिजिडिटीज़ है ना, मतलब जो भी डिपार्टमेंटल परिस्थितियाँ ऑलरेडी चलती आ रही हैं, जहाँ पर सरकारी लोग अपने आप को अपडेट नहीं करना चाहते हैं, खुद के अंदर चेंजेस नहीं लाना चाहते हैं, कुछ सीखना नहीं चाहते हैं, उन रिजिडिटीज़ को, उन परिस्थितियों को हमें बदलने की ज़रूरत है। देखो लैंड रिकॉर्ड की क्वालिटी जब इंप्रूव होगी, डिजिटाइजेशन अच्छे से हो जाएगा, तो फिर बाद में किसी को भी परेशानी नहीं होगी। आज आप देखो कि महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने लैंड रिकॉर्ड्स की बेसिस पे स्टैंप ड्यूटी रिड्यूस कर दी कि बोला कोई भी अगर एग्रीकल्चर लैंड को कोई भी इंडस्ट्री या फिर एजुकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से यूज़ करना चाहता है तो वो ट्रांसफ़र कन्वर्ट कर सकता है अपनी ज़मीन को, और उसके लिए स्टैंप ड्यूटी को भी बहुत कम कर दिया। बट लैंड रिकॉर्ड ही अगर प्रॉपरली मेंटेन नहीं होंगे तो ये कन्वर्जन इतना आसान है क्या। तो रूट्स पर हमें ध्यान देने की ज़रूरत है। रूट्स को अगर हम ध्यान दे लेंगे तब जाके रूरल इकोनॉमी अपने आप ही स्ट्रेंथन हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट आर्टिकल पे चलते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल है नेट जीरो एंड क्लाइमेट इनजस्टिस। आर्टिकल लिखा है रविशंकर प्रसाद ने। देखो कि आइडिया तो बहुत आ रहा है, हमने भी आर्टिकल पिछले 2-3 वीडियोस में डिस्कस किया है, प्रीवियस वीडियोस की डिस्कशन में, कि 2050 आते आते नेट ज़ीरो का टारगेट कई देशों ने डिसाइड किया है और इसको एक पेनेसियार मतलब रामबाण मान रखा है कि जो क्लाइमेट चेंज का जो ये एविल है ना, ये जो प्रॉब्लम है, इसको बोलो सॉर्ट आउट करने का सबसे बेस्ट तरीका है नेट ज़ीरो एमिशन टारगेट रख लो। बट यहाँ पर बहुत बड़ा सवाल है कि क्या वाकई में ये जो स्ट्रेटेजी है इतनी इफेक्टिव रह पाएगी क्लाइमेट चेंज को कंट्रोल करने के लिए। हाँ, ये तो ठीक है कि यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज UNFCCC के जो मेन रूट्स हैं उन पर तो ये फोकस कर रहा है, पर क्या वाकई में क्लाइमेट जस्ट वर्ल्ड बन पाएगा 2050 आते आते। ये तो वो बात हो गई कि आपके सामने अभी आग लग रही है और फिर बाद में आप प्लान कर रहे हो कि 2050 में जो आग लगेगी ना उसके लिए हमें कुआं खोदना, अभी की तो हम चलो भुगतते हैं। तो पॉइंट यहाँ पर राइटर मेन जो बोलना चाह रहे हैं वो ये कि भाई शॉर्ट टर्म गोल्स को आप इग्नोर क्यों कर रहे हो, सीधा लॉन्ग टर्म पे जाकर के क्यों पढ़ रहे हो, क्योंकि टारगेट जो है आपका पेरिस क्लाइमेट चेंज एग्रीमेंट में वो आपका जल्दी से जल्दी कवर होना चाहिए। यहाँ पर राइटर सीधा सीधा बोल रहे हैं कि 1997 में क्योटो प्रोटोकॉल जब आया था तो उसके टारगेट्स को अचीव करने की बात की गई थी 2 फेजेस में, और आप देखोगे दूसरा फेज कब शुरू हुआ है, जब 2020 के एंड में क्योटो प्रोटोकॉल की इफेक्टिवनेस खत्म हो रही थी ना, उसके एक दिन पहले सेकंड फेज शुरू होता है क्योटो प्रोटोकॉल का। अब आप देखो आयरनी कितनी बड़ी है कि एक दिन पहले आप शुरू करते हो और दूसरे दिन उसको एग्जिट कर देते हो, और वो भी इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म के ऊपर ये काम हो रहा है। तो क्या वाकई में क्लाइमेट चेंज की इस मेनेस को हम कंट्रोल कर पाएंगे? बहुत बड़ा सवाल है ये। ठीक है, इसके अलावा आप देखो जो प्रिंसिपल होते हैं इक्विटी का या फिर कॉमन जो गुड होते हैं उनके लिए,
तो वहाँ पर पेरिस क्लाइमेट चेंज में क्या मतलब किस प्रिंसिपल के बेसिस पे टारगेट्स दिए गए थे कि भाई जिसने जितना पोल्यूशन किया है, जिसने जितना कंट्रीब्यूट किया है इस क्लाइमेट चेंज के प्रोसेस में, उसको उतनी ही जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। और उस प्रिंसिपल को हमने बोल दिया इक्विटी एंड कॉमन बट डिफरेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड रेस्पेक्टिव कैपेबिलिटी। मतलब कि जिसने जितना गड़बड़ किया है उसकी उतनी ही जिम्मेदारी, साथ में ये भी देखा जाएगा कि गड़बड़ करने वाले कंट्री की कितनी कैपेबिलिटीज है, कितना सक्षम है वो, उसके आधार पर उनको टारगेट दे दिया जाएगा। तो बेसिकली इसमें क्या हो गया, एक हिस्टोरिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी गई कि क्लाइमेट चेंज जो है वो एक दिन का तो काम है नहीं। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के टाइम से लेकर अब तक लगातार जो कार्बन एमिशन हो रहा है, ग्रीन हाउस गैसेस का एमिशन हो रहा है, जिसके चलते ग्लोबल वार्मिंग हो गई और उसके चलते क्लाइमेट चेंज आ गया। तो उसको लेकर के ध्यान में रख के 1992 में जो रियो समिट हुआ था, रियो अर्थ समिट जिसको हम बोलते हैं, उसमें ये चीज़ें फाइनलाइज की गई थी। और उसी लाइन में काम करते करते पेरिस एग्रीमेंट जो कि क्लाइमेट चेंज के ऊपर काम किया गया और 2015 में पेरिस क्लाइमेट चेंज एग्रीमेंट साइन हो गया। तो उसमें डेवलप्ड कंट्रीज को ज़्यादा जिम्मेदारी दी गई थी एज कंपेयर टू डेवलपिंग कंट्रीज। और साथ में डेवलप्ड कंट्रीज को यह भी कहा था कि वो फाइनेंशियल कमिटमेंट्स को भी अपना पूरा करेंगे 2025 आते आते। इससे क्या होगा कि डेवलपिंग कंट्रीज जिन्होंने इतना ज़्यादा कंट्रीब्यूट नहीं किया है क्लाइमेट चेंज के लिए, उनको ज़्यादा परेशानी ना हो। दैट मीन्स कि डेवलप्ड कंट्रीज जो हैं वो डेवलपिंग कंट्रीज का हेल्प करेंगे टेक्नोलॉजिकली, फाइनेंशियली, जिससे कि डेवलप्ड और डेवलपिंग कंट्रीज दोनों बराबर में अपने आप से परफॉर्म कर सकें। बट क्या रियल में ऐसा हो रहा है, ये बहुत बड़ा सवाल है जिसका जवाब हम आगे ढूंढेंगे। तो बेसिकली नेशनली डिटरमाइंड कॉन्ट्रीब्यूशंस दिए गए अलग अलग कंट्री को, और वो उन्होंने कंट्रीज ने खुद ने आगे आकर के एक्सेप्ट किया, जिनमें से इंडिया भी एक डेवलपिंग कंट्री है। हमारे प्राइम मिनिस्टर की लीडरशिप में पेरिस क्लाइमेट चेंज एग्रीमेंट जो हुआ उसमें हमने बहुत हद तक काम किए हैं और हमारे टारगेट्स भी बड़े एम्बिशियस हैं कि 2030 आते आते हैं हम 450 गीगावाट रिन्यूएबल एनर्जी प्रोडक्शन करने वाले हैं। और अभी जो रिव्यू किया गया है कि क्लाइमेट चेंज को लेकर के अलग अलग कंट्रीज ने कैसा परफॉर्म किया है, तो डेवलप्ड कंट्रीज ने तो अपने सारे गोल्स में वो फेल हुए हैं, जबकि इंडिया एक डेवलपिंग कंट्री होने के बावजूद बेस्ट परफॉर्मर्स में से एक था। इसके अलावा आज देखो, क्लीन इंडिया कैंपेन की बात करो, गिव इट अप कैंपेन की बात करो। गिव इट अप कैंपेन मतलब हो गया कि जब एलपीजी की सब्सिडी दी गई थी ना एलपीजी सिलेंडर्स पे, तो बोला अगर आप कैपेबल हो तो एक कैंपेन शुरू किया गया था कि आप अपनी सब्सिडी छोड़ दो। और आज ऑलमोस्ट सब लोगों से सब्सिडी लेनी बंद कर दी है। तो इससे क्या हो गया कि हम यहाँ पर कार्बन न्यूट्रल इकोनॉमी की तरफ बढ़ने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। जबकि हमारा कंट्रीब्यूशन आप देखोगे ना कि कितना है हमारा क्लाइमेट चेंज की टुवर्ड्स कंट्रीब्यूशन, बहुत कम, क्योंकि हम तो इंडिपेंडेंट ही 1947 में हुए हैं। आज आप देखो कि क्लाइमेट चेंज का जो असर है वो इंडिया जैसे कंट्रीज़ में बहुत ज़्यादा आता है। कभी ड्रॉट्स हैं तो कभी फ्लड्स हैं तो कभी एवलांच हैं तो कभी कोई और प्रॉब्लम है। तो इसकी वजह से क्या हो रहा है, प्रॉब्लम तो हम बराबर की फेस कर रहे हैं, बट हमारा कंट्रीब्यूशन क्लाइमेट चेंज में इतना ज़्यादा था नहीं। तो क्या वाकई में ये जस्टिस हो रही है? नहीं हो रही। ठीक है, तो इंडिया के जो एफर्ट है ना वो क्लाइमेट जस्टिस को ध्यान में रख करके काम किए जा रहे हैं। और देखो कंट्रीज, बहुत सारे कंट्रीज हैं, अलग अलग कंट्रीज में अलग अलग इंटेलेक्चुअल्स हैं, तो उन्होंने ये चीज़ बहुत जल्दी ग्रास्प की है कि वाकई में क्लाइमेट चेंज को कंट्रोल कैसे किया जा सकता है। तो हम यहाँ पर अब थोड़ा सा डिकोड करेंगे निकोमेशियन एथिक्स के बेसिस पे। एरिस्टोटल ने जो एथिक्स दी थी ना उसको निकोमेशियन एथिक्स बोल दिया जाता है, जिसमें 3 तरीके की जस्टिस की एरिस्टोटल बात करते हैं। एक तो होती है डिस्ट्रीब्यूटिव, एक होती है कम्यूटेटिव, एक होती है करेक्टिव। तो डिस्ट्रीब्यूटिव में मतलब सोसाइटी में जितने भी लोग हैं, इस ग्लोबल विलेज में जितने भी लोग हैं, उनको सबको बराबरी का हक मिले, बराबरी की जिम्मेदारी हो उनकी। कम्यूटेटिव कि अगर कहीं पे कोई ज़्यादा प्रॉब्लम कर रहा है तो उसकी उतनी ही ज़्यादा जिम्मेदारी। ठीक है। करेक्टिव, अगर कोई ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है तो उसको आगे आकर के उस प्रॉब्लम को सही करना चाहिए। तो इन तीनों टर्म्स को हम समझेंगे पेरिस क्लाइमेट चेंज एग्रीमेंट के साथ में। तो सबसे पहले देखते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस को। देखो डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस की बात ये होती है कि आप जितने भी रिसोर्सेज हैं उनको डिस्ट्रीब्यूट करो इक्वालिटी के बेसिस पे, इक्विटी के बेसिस पे और मेरिट के बेसिस पे। इससे क्या होगा कि इनजस्टिस नहीं होगी और जो जितना डिजर्व करता है उसको इतना मिलेगा। और वो ही जिम्मेदारी क्लाइमेट चेंज के बेसिस पे भी मिलनी चाहिए।
हमें ये ध्यान रखने की ज़रूरत है कि इंडस्ट्रियलाइजेशन जो है वो मेनली डेवलप्ड कंट्रीज़ में हुआ है और वो ही रिस्पॉन्सिबल है कि ग्रीन हाउस गैस लगातार बढ़ती गई और उसी के चलते ग्लोबल वार्मिंग और उसी के चलते क्लाइमेट चेंज की जो मेनेस है, ये जो प्रॉब्लम है, ये बढ़ती चली जा रही है। आज डेवलप्ड कंट्रीज़ अगर अपने हाथ झाड़ करके साइड में चले जाएंगे तो ये चीज़ सही नहीं है। उन्होंने जो कुछ भी किया है उसकी जिम्मेदारी को उनको प्रॉपरली निभाने की ज़रूरत है और क्लाइमेट एक्शन के ऊपर उनको प्रॉपर काम करने की ज़रूरत है। आज इंडिया एक डेवलपिंग कंट्री होने के बावजूद क्लाइमेट एक्शन ट्रैकर रिपोर्ट के अंदर सबसे बेस्ट परफॉर्मेंस में से एक निकल के आया है। तो अभी डेवलप्ड कंट्रीज जो फेल हो गए अपने टारगेट को अचीव करने में, उनको एक एम्बिशियस क्लाइमेट एक्शन के लिए काम करने की ज़रूरत है और साथ में नियर टर्म गोल्स पर ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है, ना कि लंबे लंबे डींगे हाँके। तो ये तो हो गया डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस कि सबकी अपनी इक्वालिटी, इक्विटी और मेरिट, इसके हिसाब से सबके बीच में रिसोर्सेज का डिवीजन होना चाहिए, रिस्पॉन्सिबिलिटी का डिवीजन होना चाहिए। दूसरा कम्यूटेटिव जस्टिस का मतलब हो गया कि वो जो कमिटमेंट किए हैं, वो जो एग्रीमेंट किए हैं, उन एग्रीमेंट्स को आप सोशल कॉन्ट्रैक्ट समझो कि समाज के अंदर जिस तरीके से लोग बैठ करके काम करते हैं कि हाँ भाई सबके ऊपर ये अप्लाई होता है। तो आप देखो क्योटो प्रोटोकॉल साइन हुआ था 1997 में और 1997 का ये टारगेट था। उस टाइम पे फिक्स क्या किया गया था कि 1990 में जो एमिशन हो रहा है उस एमिशन का 18% तक रिडक्शन किया जाएगा ग्रीन हाउस गैस एमिशन का। और आप देखोगे कि क्योटो प्रोटोकॉल का जब सेकंड फेज शुरू किया गया ना, उस फेज की शुरुआत होते ही एक दिन बाद में ही सेकंड फेज वो खत्म भी हो गया। तो ये कितनी दुख की बात है कि टारगेट रखे, काम किया और एक दिन के अंदर ही आप फेज खत्म कर देते हो। जबकि ये जो क्लाइमेट चेंज का मुद्दा है, ये क्या एक दिन की प्रॉब्लम है क्या? ये तो कई सदियों से चलती आ रही है ये प्रॉब्लम, 2-3 सदियों से प्रॉब्लम है ये। तो इसको करेक्ट करने की ज़रूरत है। तो ये जो एक टारगेट्स जो रखे गए हैं ना, 2050 आते आते हम कर लेंगे ख़त्म, ये भी कहीं ना कहीं अनएम्बिशियस दिखाई दे रहे हैं। कहने का मतलब इनको आप टारगेट को अचीव कर ही नहीं पाओगे। इनएडिक्वेट प्रिंसिपल ऑब्जेक्टिव्स हैं, इनके ऊपर आप काम कैसे करोगे जब आपने छोटा सा टारगेट 1990s में ही डिसाइड किया था, वो ही अचीव नहीं हुआ। तो 2050 का तो आपने बहुत बड़ा टारगेट रख दिया, क्या वाकई में वो हो पाएगा? इसके अलावा $100 बिलियन की हेल्प देने की बात की थी कि भाई 2020 आते आते जो भी डेवलप्ड कंट्रीज हैं वो डेवलपिंग कंट्रीज को हेल्प करेंगे $100 बिलियन की, जिससे कि वो अपनी क्लाइमेट चेंज के अंदर जो भी कंट्रीब्यूशन करना चाहते हैं क्लाइमेट चेंज को कॉम्बैट करने के लिए, उसके लिए उनकी हेल्प की जा सके। वो भी अभी तक वो प्रॉपरली नहीं कर पा रहे। तो क्या वाकई में डेवलप्ड कंट्रीज अपनी कही हुई बात के ऊपर चल पा रहे हैं? क्या वो वॉकिंग देयर टॉक्स, क्या वो अपनी बात पर चल पा रहे हैं प्रॉपरली? ये चीज़ बिल्कुल भी नहीं है। ना टेक्नोलॉजिकल ट्रांसफ़र हो रहा है, ना कैपेसिटी बिल्डिंग हो रही है डेवलपिंग कंट्रीज़ की, बट प्रॉब्लम फिर भी डेवलपिंग कंट्रीज़ को ज़्यादा देखनी पड़ रही है। तो ये हो गई हमारी कम्यूटेटिव जस्टिस। अब आप देखो करेक्टिव जस्टिस की बात करें। देखो क्लाइमेट जस्टिस की डिमांड क्या है यहाँ पर कि जो भी इंडिविजुअल इस धरती पे जन्म ले रहा है उसका हक है कि वो अपने आप को विकसित करे, अपने आप को डेवलप करे और एक डिग्निफाइड लाइफ जी पाए। तो डेवलप्ड कंट्रीज ने तो अपने आप को अपनी ज़रूरतें पूरी कर ली। तो डेवलप्ड कंट्रीज ने जो अपनी ज़रूरतें पूरी की हैं उसकी वजह से उनके ऊपर क्लाइमेट डेट हुआ कि नहीं, उनके ऊपर कर्जा चढ़ा कि नहीं, उनकी जिम्मेदारी भी उतनी हुई कि नहीं। तो वो आज उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को बराबर में अगर डेवलपिंग कंट्रीज के साथ में ही लेना चाह रहे हैं तो भाई ये कहाँ तक जस्टिस है? आप अपनी टेक्नोलॉजी, आपके पास में फाइनेंस बहुत सारा है, आपके पास में कैपेसिटी बहुत सारी है, तो क्यों ना आप पुअर और वल्नरेबल लोग जो हैं जो डेवलपिंग कंट्रीज के, उनकी हेल्प क्यों नहीं करते हो आप? तो ये हो गया करेक्टिव जस्टिस, इसको करेक्ट करो आप। ठीक है, अब बात आ जाती है लास्ट में कि इंडिया और दूसरे जो डेवलपिंग कंट्रीज है ना, देखो स्ट्रगल कर रहे हैं लगातार अपनी इस डिफरेंशिएशंस को इंश्योर करने के लिए, क्योंकि इंडिया बार बार कहता है कि हमारा क्लाइमेट चेंज में इतना ज़्यादा कंट्रीब्यूशन नहीं है जितना वेस्टर्न डेवलप्ड कंट्रीज़ का है। तो आप अपनी CBDRRC जो कि पेरिस क्लाइमेट चेंज में जो एक तरीके से जो आपकी जो नेशनली डिटरमाइंड कॉन्ट्रीब्यूशंस है, कम से कम वो तो आप पूरे करो। 2050 का टारगेट लगता तो है पॉजिटिव सिग्नल, क्या वाकई में अचीव कर पाएंगे जब क्योटो का ही नहीं अचीव हो पाया? तो शॉर्ट टारगेट्स भी हमें अचीव करने की ज़रूरत है। हिस्टोरिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी को रिकॉग्नाइज अगर कर लिया गया है
तो उसको फुलफिल भी तो करो रिस्पॉन्सिबिलिटी को। देखो ओकेजन है कि जब डेवलप्ड कंट्रीज़ को लगातार प्रेशर में लाया जा सकता है और उनकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है क्लाइमेट एक्शन को लेकर के, उस पर उनको खरा उतरने की भी ज़रूरत है। ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल है प्राइवेट कैंपस पब्लिक सरेंडर। आर्टिकल लिखा है किरण भाटी और क्रिस्टोफ जेफरलॉट ने। देखो प्रताप भानु मेहता, जिनके आर्टिकल्स इंडियन एक्सप्रेस के एडिटोरियल में भी आते रहते हैं, उनका जो रेजिग्नेशन है, साथ में अरविंद सुब्रमण्यन का भी रेजिग्नेशन है अशोका यूनिवर्सिटी से, वो कहीं ना कहीं वर्ल्ड अक्रॉस एकेडमिया में बहुत बड़ा डिबेट का इशू बन चुका है कि क्या प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस में जो भी फैकल्टीज़ हैं, जो भी इंटेलेक्ट्स काम कर रहे हैं, उनको वाकई में इतनी फ्रीडम मिली हुई है। क्योंकि प्रताप भानु मेहता के जितने भी कोट्स आते हैं, जितने भी आर्टिकल्स आते हैं ना, वो रूलिंग जो भी पार्टी होती है, रूलिंग जो गवर्नमेंट है, उसके लिए क्रिटिकल होती है। तो वहाँ पर अगर क्रिटिसिज्म को ही अगर आप दबा दोगे तो क्या वाकई में एजुकेशन का जो एक कोर प्रिंसिपल है वो फुलफिल हो पा रहा है क्या? आज आप देखो, आप पढ़ते हो जब भी कभी हिस्ट्री की हम बात करते हैं, जब मौर्यन एम्पायर स्टार्ट होती है तो मौर्यन एम्पायर को स्टैब्लिश किसने कराया? कौटिल्य एक एजुकेशनिस्ट, एक एकेडमिशियन। उन्होंने जब धननंद, जो नंद डायनेस्टी की जो टायरनी चल रही थी, वो बहुत सारी परेशानियों का कारण बन रही थी, तो अल्टीमेटली मौर्यन डायनेस्टी वहाँ पे आई कि नहीं? तो उसके पीछे क्या था? ये क्रिटिकल अप्रोच ही तो थी। अगर जनता के लिए कुछ अच्छा करना है तो क्रिटिकल या क्रिटिसिज्म तो जो है वो तो एक्सेप्ट करना ही होगा। और डेमोक्रेसी है भाई, डेमोक्रेसी में तो डिबेट, डिस्कशन, डेलिब्रेशन, ये तो कॉमन चीज़ें हैं जहाँ पर प्लस और माइनस दोनों चीज़ों को ध्यान में रख करके बैलेंस में फिर काम किया जाता है। तो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस का जब से प्राइवेटाइजेशन हुआ है उसका क्या असर है वो अगर हम देखें तो कहा तो ये जाता है कि प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस जो है वो पॉलिटिक्स से बिल्कुल इंडिपेंडेंट है, बट रियल में वो इंडिपेंडेंट नहीं होते हैं। इवन जो इंटेलेक्चुअल्स अपने ओपिनियन देना चाहते हैं उनको भी फ्रीडम नहीं मिलती। इसका एक एग्जांपल है कि JNU में जब वहाँ पर वाइस चांसलर, एग्जांपल नाम दे रहे हैं इनका, मामिदला जगदीश कुमार का जब अपॉइंटमेंट होता है तो उनके टेन्योर के टाइम पे देखो कि गवर्नमेंट ने बजट को रिड्यूस कर दिया, स्टूडेंट्स की रिक्रूटमेंट, कैंपस रिक्रूटमेंट है वो डाउन हो गई। आप देखोगे कैसे भी करके जो यूनिवर्सिटी की स्ट्रेंथ है उसको कर्ब करने की कोशिश की जाती है सरकार के द्वारा। तो ये बहुत मुश्किल, बहुत गलत बात हो जाती है। या फिर जो वाकई में एजुकेशन का जो पर्पस है आप उसको बिल्कुल ही फेल कर देते हो। इसके अलावा पॉलिटिकल लाइबिलिटीज को ध्यान में रखना कि हाँ भाई, कि आपकी राजनीतिक विचारधारा क्या है उसके हिसाब से सोच के काम करो। तो क्या फिर तो वो पॉलिटिशियन ही हो जाएंगे ना, फिर वो कहाँ पर इंटेलेक्ट हो पाए? तो देखो पब्लिक सिस्टम को अगर हम देखें तो वहाँ पर तो कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत फ्रीडम अभी भी अवेलेबल है। और दूसरी तरफ अगर प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ की बात करें तो प्राइवेट यूनिवर्सिटी तो देखो ऑनर और डोनर इन पे बेस्ड करती है, इन पे डिपेंडेंट होती है। ऑनर कौन होता है जी? ऑनर होते हैं बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट। डोनर कौन होते हैं? जो फिलेंथ्रोपिस्ट हैं वो। अब आप एक चीज़ बताओ, ऑनर अगर बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट अगर इंडिया में ही पैसा कमा रहे हैं तो वो सरकार को क्या क्रिटिसाइज होने देंगे क्या? पॉसिबिलिटी ही नहीं है। क्यों? क्योंकि उनको पॉलिसीज़ बनवानी है ना अपने हिसाब से। तो पॉलिसी बनाएगा कौन? सरकार बनाएगी। और पॉलिसीज बनाने वाले को अगर आप नाराज़ कर दोगे तो फिर बाद में उनकी रोजी रोटी कैसे चली? तो कहने का मतलब क्या हो गया कि कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट एकदम क्लियर आ रहा है यहाँ पे कि सरकार को राजी रखने के लिए इंडस्ट्रियलिस्ट कभी भी अपनी इंस्टीट्यूशंस में, अपने जो यूनिवर्सिटीज़ हैं वहाँ पर इंटेलेक्चुअल्स को फ्रीडम नहीं देते हैं कि वो अपने व्यूज़ को एक्सप्रेस कर सके ओपनली। तो ये चीज़ यहाँ पर हाईलाइट की जा रही है कि जो अशोका यूनिवर्सिटी है वहाँ पर ये ही देखा गया है अभी रिसेंटली। साथ में एक और एग्जांपल दे रहे हैं, रामचंद्र गुहा, जिनकी बुक आप पढ़ते हो, ये एक हिस्टोरियन है, बोले इनके अपॉइंटमेंट को लेकर भी बहुत सारे मुद्दे ऐसे उठे थे। अच्छा, होता क्या है कि अगर हम फ्रीडम की बात करें, एकेडमिक फ्रीडम की बात करें, तो ये ऑनर्स जो होते हैं ना प्राइवेट इंस्टीट्यूशन के या प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ के, उनकी कल्चर में बिल्कुल भी नहीं होता है। क्यों नहीं होता है वो हमने ऑलरेडी देखा, ठीक है, कि उनको पॉलिसी बनवानी होती है तो वो गवर्नमेंट के लिए क्रिटिसिज्म नहीं करवाना चाहते खुद की कैंपस से, राइट। साथ में जो वाइस चांसलर्स की अपॉइंटमेंट होती है वो वाइस चांसलर भी वीक ढूंढते हैं। ऐसा नहीं स्ट्रॉन्ग वाइस चांसलर हो जाएगा तो क्या होगा,
ऑनर्स को सीधी सीधी मतलब उनको ऑनर्स को चैलेंज करना शुरू कर देगा कि भैया आप गलत हो, ये चीज़ ऐसे नहीं हो सकती, इसको इस तरीके से कराना पड़ेगा। तो जबकि ऑनर्स अब रिलाई किस पे करेंगे, वीक वाइस चांसलर्स पे, तो वो ऑनर्स की विल के हिसाब से वो काम करना शुरू कर देंगे। इससे क्या हो गया, क्या वाकई में एकेडमिक फ्रीडम की क्रेडिबिलिटी कंटिन्यू रही? तो इससे क्या हो गया, एजुकेशन सिस्टम को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम का सामना करना पड़ रहा है। अब ये जो एकेडमिक फ्रीडम है, इसकी जो फ्रीडम की जो कमी आ रही है, इसके इम्प्लीकेशन आप देखो कि जो भी प्राइवेट पार्टिसिपेशन करते हैं, मतलब एक तरीके से जो प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ में जो लोग पढ़ाते हैं, जो इंटेलेक्ट्स पढ़ाते हैं, उनके ऊपर एक रिसर्च की गई थी सेंट्रल स्क्वायर फाउंडेशन के द्वारा, जो कि अशोका यूनिवर्सिटी बेस्ड ही एक ट्रस्टी है, उनके हिसाब से काम किया गया। तो उन्होंने अपना जो रिपोर्ट दी उसके अंदर एक चैप्टर है जिसका नाम है 5 पिलर्स ऑफ रिफॉर्म। उसमें उन्होंने कहा कि बोले ये जो प्राइवेट इंस्टीट्यूशन है, प्राइवेट एजुकेशन इंस्टीट्यूशन, इनको नॉन प्रॉफिट मैंडेट को एक तो रिव्यू करने की ज़रूरत है। एक तो ये कि फ़ायदा कम हो पा रहा है, मतलब पैसा कम बना पा रहे हैं, उसको रिव्यू करने की ज़रूरत है। और दूसरा, ये जो फ़ी रेगुलेशन का जो मुद्दा है, जहाँ पर सरकार इंटरवीन कर देती है और बोल देती है कि भाई प्राइवेट कोचिंग ये जो क्लासेज हैं इनको अपनी फ़ीस को रिड्यूस करना पड़ेगा। तो इन दोनों चीज़ों को, नॉन प्रॉफिट मैंडेट और फ़ी रेगुलेशन, इसको एक बार रिव्यू करने की ज़रूरत है। रिव्यू करने के बाद में क्या होगा, बोला आप इन्वेस्टमेंट अट्रैक्ट कर पाओगे, बड़े बड़े कॉलेजेस खोल पाओगे, बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन खोल पाओगे, बड़ा बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर पाओगे, और साथ में स्कूल्स को क्रेडिट भी मिल जाएगा। तो पॉइंट क्या आ गया कि यहाँ पर गवर्नमेंट को कॉरपोरेट गवर्नेंस पॉइंट ऑफ व्यू से देखने की ज़रूरत है कि ये कॉरपोरेट हाउसेज ही हैं, स्कूल्स भी या फिर कॉलेजेस भी, इनको क्लासीफाई कर दो स्कूल्स को माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस के बेसिस पे। एमएसएमईज आप देखते हो ना, बोलो उसकी कैटेगरी में आप डाल दो और फिर उसके बाद में इनको क्रेडिट अवेलेबिलिटी करा दो। अरे भाई फिर ये तो पैसों का ही खेल हो गया। और अगर पैसों का खेल अगर एजुकेशन में आ गया है तो फिर एजुकेशन रह जाएगी क्या? आज प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस की बात करें, जो भी कॉलेजेस है, वो जो भी स्कूल्स हैं, तो वहाँ पर रेस्ट्रिक्शन किस पे डिपेंड, देखो ठीक है कि फिलेंथ्रोपिस्ट जो भी हैं, समाज के जो सुधारक हैं, समाज कल्याण करने वाले जो लोग हैं, वो प्राइवेट स्पेस में काम कर सकते हैं, अपने खुद का एजुकेशन इंस्टीट्यूट खोल सकते हैं, बट उन पे कुछ रेस्ट्रिक्शंस लगाई हुई है। बट आप एक चीज़ बताओ कि एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस को अगर अब हमने प्रॉफिट मेकिंग इंस्टीट्यूशन में कन्वर्ट कर दिया तो इनइक्वालिटीज़ कितनी आ जाएगी। प्राइवेट स्कूल्स जो हैं, आज आप देखो कि जो बड़ी प्राइवेट स्कूल्स हैं ना, वो कितनी ज़्यादा फीस हाई रखती हैं, जिसकी वजह से एक बहुत बड़े हिस्से को, इंडियन पॉपुलेशन के बहुत बड़े हिस्से को वहाँ पर एजुकेशन लेने में डर लगता है। मतलब फीस इतनी ज़्यादा है कि वो कैंपस में ही एंटर नहीं हो पाते हैं। दूसरी तरफ कुछ प्राइवेट इंस्टीट्यूशन, प्राइवेट स्कूल्स है या प्राइवेट इंस्टीट्यूशन जो इनके पास में पैसे की कमी है, या फिर कह सकते हो कि जो फीस कम रखते हैं, तो वो एजुकेशन का ये जो गैप है ना, इसको फुलफिल करने की कोशिश करते हैं। बट प्रॉब्लम क्या आ जाती है उनके साथ में, क्योंकि वो लो फी लगाते हैं तो उनके पास में इंफ्रास्ट्रक्चर की भी कमी आती है। आज स्कूल्स केवल एक बिल्डिंग में चल रहे हैं, सोचो आप, वहाँ पर खेलने के लिए बैकग्राउंड में बड़े बड़े जो गार्डन है वो अवेलेबल नहीं है, स्पोर्ट्स फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है। वो एक बार स्कूल में घुसते हैं और फिर बाद में टॉर्चर होकर के बच्चे बाहर निकलते हैं 6-7 घंटे के बाद में, वो अपनी बेंच को छोड़ तक नहीं सकते हैं। तो क्या वाकई में स्कूलिंग अच्छी हो रही है? बहुत बड़ा सवाल है ये। इसके अलावा आप देखोगे कि ये तो एक डिवाइड आ गया, जेंडर बेस या कास्ट बेस या फिर क्लास बेस, क्योंकि जो अपर क्लास के जो बच्चे हैं उनमें भी लड़के जो हैं उनकी तो देखो प्रेजेंस सबसे ज़्यादा है, ये जो बड़ी बड़ी स्कूल्स है ना, प्राइवेट स्कूल्स हैं वहाँ पर, जबकि जो पब्लिक स्कूल्स हैं, गवर्नमेंट की जो स्कूल्स हैं, वहाँ पर लेस प्रिविलेज सेक्शन के लोग हैं, उनके बच्चे पढ़ रहे हैं। तो यहाँ पर एक बैलेंस लाने की ज़रूरत है, नहीं तो एजुकेशन जो कि एक इक्वलाइजर का काम करता है वो यहाँ पर फेल हो जाएगा। तो ये जो कुछ भी इनइक्वालिटीज़ आप आ रही हैं सामने, इनको रेक्टिफाई करने की ज़रूरत है। देखो, राइट टू एजुकेशन एक्ट आ गया था 2009 में, और साथ में राइट टू एजुकेशन को फंडामेंटल कर दिया गया था, फंडामेंटल राइट कर दिया गया था आर्टिकल 21A के अंडर में। तो आप देखो, ये जो 2009 का राइट टू एजुकेशन एक्ट था ना, इसमें 25% रिजर्व सीट रखने की बात कही गई थी। बोला स्कूल्स में एलिमेंट्री एजुकेशन जो होगी उसमें प्राइवेट स्कूल्स को 25% जो सीट्स हैं वो रिजर्व रखनी पड़ेगी उन लोगों की, उन स्टूडेंट्स के लिए जो कि अंडर प्रिविलेज्ड सेक्शन से बिलोंग करते हैं हमारी सोसाइटी में।
बट आप आज देखोगे कि प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस को रिप्रेजेंट करने वाले जो लोग हैं वो लगातार ये कोशिश कर रहे हैं कि इस रिजर्वेशन को ख़त्म करो, हमें तो केवल और केवल प्रॉफिट मेकिंग के लिए काम करना है। तो देखो, फैमिली बैकग्राउंड का हिसाब से अगर एजुकेशन में अगर एक तरीके से डिस्क्रिमिनेशन लगातार चलता रहा तो इक्वालिटी आएगी कहाँ से। आज फर्स्ट जनरेशन लर्नर्स की अगर बात करें तो जो अंडर प्रिविलेज सेक्शन के बच्चे हैं वो कहाँ पर सीखने जाते हैं, पब्लिक सिस्टम के अंदर। तो हमें ज़रूरत क्या है कि ये जो प्राइवेट सेक्टर हमने क्यों अप्लाई किया था एजुकेशन पेनिट्रेशन को इंक्रीज करने के लिए, कि बोला सरकार अकेली पूरा काम नहीं कर सकती तो क्यों ना प्राइवेट सेक्टर को भी ओपन कर दिया जाए, प्राइवेट सेक्टर को भी एजुकेशन में लाया जाए। बट ये तो प्रॉब्लम का कारण बन रहा है, डिवीज़न आ रहा है बहुत ज़्यादा सोसाइटी में। तो ज़रूरत क्या है, एकेडमिक फ्रीडम आनी चाहिए। प्राइवेट सिस्टम जो कुछ भी है, प्राइवेटाइजेशन जो भी हो रहा है, उनके अंदर भी कहीं ना कहीं ये एकेडमिक फ्रीडम पेनिट्रेट होनी चाहिए। सोशल रोल क्या है एजुकेशन का वो इंश्योर होना चाहिए। हमें जो भी नेसेसरी रिहैबिलिटेशन के जो काम है कि जो अंडर प्रिविलेज सेक्शंस हैं उनको हम अपलिफ्ट करें, डाउन ट्रोडन सेक्शन को हम हेल्प करें, तो वो चीज़ हमारे यहाँ पर होने के लिए प्राइवेट सेक्टर को भी अपनी तरफ से सोचना पड़ेगा और उस पर काम करने की ज़रूरत है। इसके लिए जो स्टेट है, सरकार है, उसको भी काम करने की ज़रूरत है साथ में। ओके, तो मेन मोटी मोटी चीज़ें हमने डिस्कस कर लिया। वीडियो यहीं पे ख़त्म है। थैंक यू वेरी मच।